देश में चुनाव चल रहा है, 2 चरण पूरे हो चुके हैं। अभी तक सियासत मुद्दों पर हो रही थी, धर्म के आधार पर हो रही थी, अब पाकिस्तान पर हो रही है। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन, जिसकी पहचान है निर्भीक निष्पक्ष होकर मतदान कराना, चुनाव कराना, क्या वो निष्पक्ष नहीं है? क्या वो निर्भीक नहीं है? दरअसल पहले चरण और दूसरे चरण के मतदान के आंकड़े 11 दिन बाद जब जारी किए गए और वो भी पूरे नहीं, तो विपक्ष ने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़े कर दिए और कहा कि आंकड़ों के अंदर जो अंतर आया है वो शक पैदा करता है। लेकिन क्या वाकई में आंकड़ों को बदला जा सकता है? क्या मतदान के प्रतिशत को बढ़ाया या घटाया जा सकता है? आखिर क्या है फॉर्म 17C और क्या है वोटिंग पर इस वेटिंग के प्रतिशत की पॉलिटिक्स? आज हम आपको तमाम मुद्दों की गहराई से, शांति से, आराम से जानकारी देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक चुनाव का नहीं है, ये मामला इलेक्शन कमीशन का है, ये मामला देश के लोकतंत्र का है, ये मामला आपकी चॉइस का है और ये मामला देश की आने वाली सरकार से जुड़ा है। इसलिए अगले 5 चरण में आपके जहन में कोई शक ना रहे, इसलिए इस प्रोग्राम के साथ बने रहिए। इसका एक एक पहलू, एक एक जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो आपको यह बताते हैं कि जो वोटिंग प्रतिशत 2 चरणों का रहा, उसको लेकर विवाद क्यों हुआ, विवाद ये शुरू क्यों हुआ। सबसे पहले इसको समझिए। दरअसल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव की शुरुआत 19 अप्रैल से हुई। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ, 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग हुई और इस मतदान के बाद चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा जारी करता है। लेकिन इसी मुद्दे पर अब सियासत गर्माती हुई नजर आई और वजह है कि चुनाव आयोग को यह आंकड़ा जारी करने में काफी वक्त लगा, या सीधे तौर पर कहें कि 19 अप्रैल के आंकड़े जब 30 अप्रैल को जारी किए तो लगभग 11 दिन बीत चुके थे। विपक्षी दल इसे लेकर आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि मंगलवार शाम चुनाव आयोग ने जब ये आंकड़े जारी किए तो यह सवाल खड़ा हो गया कि इतनी देर क्यों लगी, और देर लगी तो फिर पूरी जानकारी क्यों नहीं दी गई। विपक्षी दल इसे लेकर इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा कर रहा है और कह रहा है कि वोटिंग प्रतिशत जब 24 घंटों में जारी होता आया है, तो इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस बार आखिर इसमें देरी क्यों हुई। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने मंगलवार को पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज किया। लेकिन जब 19 अप्रैल को मतदान हो रहा था, शाम 7 बजे का डाटा क्या था? जब 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान हो रहा था, 7 बजे का डाटा क्या था? क्योंकि उसी से तो इसकी तुलना की गई है, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन जो डाटा आया 30 अप्रैल को, उसके बाद कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम जैसी पार्टियों ने पूछा कि आखिर चुनाव आयोग को इतनी देर क्यों लग गई है। तो चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि विपक्ष के नेता जो सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल उठाते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, ये हम आपको सुना रहे हैं, जरा सुनिए। रहस्य है, 11 दिन के बाद 7% वोट बढ़ जाता है। ये क्या जादू है? जादूगर कौन है? और ये 7% किसके तरफ जा रहा है? 52% के 60% होते हैं, 62% होते हैं और 11 दिन लगते हैं। कितना परसेंट वोटिंग हुआ ये बताने के लिए सवाल ये उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या और संस्थाएं विश्वास लायक हैं या नहीं, ये सवाल उठता है। अभी क्या हो रहा है कि पहले चरण के बाद जो नतीजे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आए हैं कि कितनी परसेंटेज वोट हुई, वो 11 दिन के बाद आए हैं और केवल इतना ही आया कि इतनी परसेंटेज वोट हुई। कितने वोट पड़े हैं वो वेबसाइट पे नहीं दिखाया गया। इसका कारण क्या है ये मैं नहीं जानता, और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कोई आपको विश्वास रखना चाहिए कि ये जो कहा गया है वो सही है।
हम विश्वास रखेंगे, लेकिन इतना ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बताना चाहिए कि 11 दिन क्यों लग गए। तो 11 दिन लगे हैं, ये सच बात है, लेकिन जो मामला गरमा रहा है उसके पीछे की वजह दरअसल चुनाव होना, 7 बजे तक का प्रतिशत आना और फिर 11 दिन बाद जो प्रतिशत आया उसका जब मिलान करेंगे तब आपको पता चलेगा कि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसके पीछे की वजह क्या है। तो जरा देखिए, सबसे पहले चरण की बात करते हैं। पहले चरण में 102 सीटों पर वोटिंग हुई। इनमें से 19 अप्रैल जिस दिन पहला चरण था उस दिन शाम 7 बजे तक जो इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग परसेंटेज बताया वो 60% के आसपास बताया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 19 अप्रैल पहले चरण को शाम 7 बजे तक 60% वोटिंग हुई, लेकिन 30 अप्रैल को 11 दिन के बाद जो 19 अप्रैल का ही आंकड़ा जारी किया गया, वो आंकड़ा जारी किया गया 66.14% का, यानी कि 7 बजे के बाद जो अनकाउंटेड वोट थे वो अनकाउंटेड वोट कितने 6.14%, यानी कि 6% का अंतर आया है। और यही जो कुल वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी 11 अप्रैल शाम 7 बजे के बाद 30 अप्रैल को जारी आंकड़ों के बीच में हुई, इसी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है और पूछ रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि शाम 7 बजे जब 60% मतदान हुआ तो फिर 30 अप्रैल को 11 दिन बाद जो आंकड़े जारी किए गए उसमें 6.14% की बढ़ोतरी हो गई, जबकि इसमें 11 दिन नहीं लगते। अमूमन 24 से 36 घंटे के अंदर वोटिंग प्रतिशत बता दिया जाता है, कुल वोट भी बता दिया जाता है। कुछ ऐसा ही दूसरे चरण के अंदर हुआ। जरा देखिए, दूसरे चरण के अंदर कुल 88 सीटें जिन पर वोट डाले गए, उसमें 26 अप्रैल को जब दूसरे चरण के लिए मतदान हुआ तो शाम 7 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया वो वोटिंग परसेंटेज था 61%। लेकिन देखिए 30 अप्रैल को यानी कि 4 दिन बाद जब 26 अप्रैल के ही आंकड़े जारी किए गए तो आंकड़े कितने जारी किए गए 66.71%। इलेक्शन कमीशन यह कह रहा है कि भाई 7 बजे तक जो हमारे पास आंकड़े थे 26 अप्रैल की वोटिंग के वो 61% थे, लेकिन उसके बाद जो अनकाउंटेड वोट थे जिनको गिना नहीं गया था, जो इस आंकड़े का हिस्सा नहीं, उसको जब गिना गया और जब 30 अप्रैल को जारी किया गया तो वो आंकड़ा निकला 66.71%। और विपक्ष कह रहा है कि इसमें 5.71% की बढ़ोतरी हुई। तो यह बताया जाए कि यह बढ़ोतरी कैसे हुई, किस तरीके से हुई। 7 बजे तक जो आंकड़ा जारी किया गया था उसके बाद ये कौन सा आंकड़ा है जो 5.71% का आंकड़ा है। और अगर इसमें फिर भी 26 अप्रैल के आंकड़े को जारी करने में 4 दिन और 19 अप्रैल के आंकड़े को जारी करने में 11 दिन लग गए, तो भी तो यह बताया जाए कि यह ऐसा क्यों हुआ और उससे इतर इसके वोटिंग परसेंटेज में कितने वोट पड़े हैं, यह भी तो जारी किया जाए। दरअसल ये जो सब कुछ होता है, ये सब कुछ होता है 17cc फॉर्म के साथ। लेकिन सवाल यह कि 17C फॉर्म क्या है, यह भी हम आपको बताते हैं। इस फॉर्म के साथ बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, जैसे आप ये देख तो पा रहे होंगे लेकिन उसको पढ़ नहीं पा रहे होंगे, इसलिए मैं मोटे तौर पर आपको बता दूं कि पोलिंग स्टेशन क्या है, उस पर कितने वोटर हैं, कितने वोटर आए, कितने नहीं आए, कितनों ने वोट डाला, कितनों ने नोटा का इस्तेमाल किया, कितने वहां पर ईवीएम मशीन थी, ईवीएम में कोई गड़बड़ी आई या नहीं, इसके अलावा वहां कोई मारपीट तो नहीं हुई, किसी तरीके की घटना तो नहीं घटी। उन सबको जो डाटा इकट्ठा करने का एक फॉर्म है वो फॉर्म कहलाता है 17C। अब चलिए अब मुद्दे पर लौटते हैं। दरअसल जब आप पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो वहां वोट डाल कर आते हैं और वहां से लेकर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट तक कैसे आंकड़ा पहुंचता है, ये पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। बूथ, सेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी इसके अंदर होते हैं और केंद्रीय इकाई भारत निर्वाचन आयोग इसका हिस्सा होता है। इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। और ये 5 चरण होते हैं। मतदान के आंकड़े एक तय फॉर्मेट में भेजे जाते हैं जिसे फॉर्म 17C कहा जाता है और वही हम आपको दिखा रहे हैं। इसको आप गूगल करेंगे आपको आसानी से मिल जाए और इसी के तय कॉलम में भरकर जानकारी निश्चित समय अंतराल पर भेजी जाती है
और इस फॉर्म को भरकर बूथ इंचार्ज वोटिंग खत्म होने के बाद अपने इंचार्ज को पूरी डिटेल भेज देता है। इसमें मतदान संख्या, कुल वोट, पुरुष महिला समेत सभी वोटर्स की पूरी डिटेल होती है और वोटिंग के दौरान हर छोटी बड़ी घटना की बारीकी से इसमें जानकारी दी जाती है। इसमें यह भी बताया जाता है कि चाहे ईवीएम में गड़बड़ी हुई हो, कोई शिकायत आई हो, यह सारी की सारी जानकारी इस फॉर्म 17C के अंदर मौजूद होती है। लेकिन जो फॉर्म 17C है वो हमने आपको बता दिया कि पूरी जानकारी का एक बही खाता होता है जो पहुंचता है और उसी के आधार पर सब कुछ तय किया जाता है। और यह भी सच है कि अलग अलग सेक्टर में वेरीफाई होकर यह डेटा जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि रिटर्निंग अफसर से होते हुए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि सीईओ के दफ्तर तक पहुंचता है। और यही फॉर्म 17C है जो हम आपको दिखा रहे हैं। सीईओ के दफ्तर में भी विशेषज्ञों की टीम सभी डिटेल्स को वेरीफाई करती है ताकि किसी तरह की गड़बड़ या मानवीय चूक की कोई गुंजाइश ना रहे। फिर फाइनल डेटा निर्वाचन आयोग को भेजा जाता है। प्रक्रिया बूथ स्तर पर दोपहर 1 बजे उसके बाद मतदान खत्म होने के बाद भेजी जाती है और उसी के आधार पर पूरा डाटा तैयार होता है। 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को वही डाटा जारी किया गया, लेकिन जैसे जैसे वहां डाटा पहुंचता गया उसको अपडेट किया गया और 30 अप्रैल को एक पूरा डाटा जारी किया गया। लेकिन अमूमन कितना वक्त लगना चाहिए भाई, ये भी तो सवाल है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि 11 दिन लगेंगे। तो अमूमन कितने दिन लगे हैं और कितने दिन लगते आए हैं यह भी आपको बताते हैं। आयोग तक डाटा आने में 36 घंटे लगते हैं। अगर कहीं देर शाम तक मतदान चलता है या फिर वो दुर्गम जगह है जहां बूथ स्थापित किया गया तो यकीनन आंकड़ों के आने में देरी होती है। कई बार अगले दिन सुबह 7-8 बजे तक भी आंकड़े आने का दौर जारी रहता है, यानी कि जो आंकड़े शाम को 7 बजे आने चाहिए वो 12 घंटे लेट तक भी आते हैं। ऐसे में आयोग मुख्यालय तक आंकड़े पहुंचने में 36 घंटे तक लग जाते हैं। हालांकि अब आयोग ने प्रक्रिया को प्रभावी किया है, जल्द करने के लिए चुनावी तंत्र को सतर्क रहने को भी कहा है। आने वाले चरणों में मतदान में उम्मीद है कि आंकड़े समय पर ही मिलते रहेंगे ताकि किसी को चुनावी प्रक्रिया और उसकी पारदर्शिता पर उंगली उठाने का मौका ना मिले। तो ये दरअसल वो सवाल जो हमारे जहन में थे और उनके जवाब देने की हमने पूरी कोशिश की है। लेकिन इससे इतर एक और सवाल है। सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पूर्व चुनाव आयुक्त क्या कहते हैं, क्योंकि अगर चुनाव प्रक्रिया पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, अगर यह कह रहा है कि 11 दिन लगे हैं और उन 11 दिन लगने के दौरान आंकड़े अचानक से बढ़े हैं, मसलन 19 अप्रैल के आंकड़ों में 6% से ज्यादा की बढ़ोतरी और 26 अप्रैल के आंकड़ों में लगभग 5.5% की बढ़ोतरी अगर हुई है तो फिर उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में 5 चरणों से होते हुए अंत तक जो ये आंकड़े पहुंचते हैं उसमें कई ऐसे अधिकारी होते हैं, कई ऐसे पायदान हैं जहां बाकायदा चेकिंग होती है और हर चरण पर चेकिंग के बाद वो आंकड़ा पहुंचता है, क्या उसको फैब्रिकेट किया जा सकता है? इसको लेकर 2 पूर्व चुनाव आयुक्त क्या कुछ कहते हैं ये हम आपको बताते हैं, जरा देखिए। क्योंकि अभी चुनाव पर अगर सवाल खड़े हो रहे हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि एन गोपालास्वामी पूर्व चुनाव आयुक्त रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं ये इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कि भाई क्या आंकड़े बढ़ सकते हैं, क्या आंकड़े कम हो सकते हैं, क्या परसेंटेज बढ़ाई जा सकती है, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से अंतिम आंकड़ों में देरी की बात गलत है। यह बात महत्वपूर्ण है क्योंकि जो ये कहा जा रहा है कि 11 दिन लग गए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, देरी नहीं हुई, अंतिम आंकड़ों में देरी की बात गलत है। कुल मिलाकर वो इलेक्शन कमीशन का सपोर्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष है, निर्भीक है, इनको फैब्रिकेट आंकड़ों को नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये एक पूर्व चुनाव आयुक्त हैं एन गोपालास्वामी। एक और पूर्व चुनाव आयुक्त वो क्या कह रहे हैं ये भी जरा देखिए। वी एस संपत पूर्व चुनाव आयुक्त रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कोई गड़बड़ी कर सकता है, ये आलोचना अवास्तविक है, यानी कि इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव आयोग कोई गड़बड़ी कर सकता है। यह संभव नहीं है और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूर्व चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि जो आंकड़े जारी किए गए उनमें गफलत नहीं हो सकती। हां, यह जरूर हो सकता है कि आंकड़ों को जारी करने में देरी हुई हो, और देरी क्यों हुई, किसकी वजह से हुई, ये बताना इलेक्शन कमीशन का काम। वो जैसे ही सही समझेगा इस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा, लेकिन हम भारत के लोग, हमें अपनी सरकार को चुनना है और इलेक्शन कमीशन हमेशा से निर्भीक, निर्विवादित, निर्विरोध और निष्पक्ष होकर चुनाव कराता आया है, और ये हम नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इलेक्शन कमीशन के वोटिंग परसेंटेज को लेकर विवाद जरूर है, लेकिन जो तिरंगे के 3 रंग इलेक्शन कमीशन के लोगों के अंदर है, वो मान लीजिए कि भारत के लोगों के अंदर भरोसा है। और ये भरोसा आज से नहीं है, ये भरोसा आजादी के बाद से है। हम आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का स्वर्णिम काल किस तरीके से चला है, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितने वोटर्स हैं। आपको अंदाजा तो होना चाहिए कि भाई इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है वो काम आसान काम नहीं है। जरा देखिए, 97 करोड़ लोगों से वोट डलवाने हैं, और उसमें बुजुर्ग होंगे, दिव्यांग होंगे, महिला होंगी, दूरस्थ इलाके होंगे, वो जगह होंगी जहां आदमी रहता जरूर है लेकिन सुविधाएं पहुंच नहीं पा रही होंगी। वहां भी इलेक्शन कमीशन ने अपने पोलिंग बूथ बनाए और वहां मतदान करवाया, और ये आसान काम नहीं है। देश भर के अंदर कितने पोलिंग स्टेशंस बने हैं? देश भर में 10,50,000 पोलिंग स्टेशन बने हैं, जिनकी जिम्मेदारी संभालनी इलेक्शन कमीशन के लिए एक चुनौती रही, और उस चुनौती को उसने बखूब निभाया अभी तक 2 चरणों में। आपको बहुत ज्यादा समस्या कहीं आई नहीं होगी। इसके अलावा अगर बात करें पोलिंग सुरक्षा की, तो लगभग 1.5 करोड़ सुरक्षा में जवान तैनात हैं, जिनका काम है कि निर्भीक होकर, निष्पक्ष होकर हमसे वोट करवा सके, किसी के दबाव में हम ना आए, कोई हमें डराए ना धमकाए ना। 55 लाख ईवीएम इस्तेमाल हो रही हैं, जो भरोसा है। और ईवीएम जब हम कहते हैं तो ईवीएम का मतलब होता है वीवीपैट, इसके अलावा कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट, तीनों से मिलकर ईवीएम बनती है, और वो 55 लाख है, जबकि 4 लाख वाहन इस्तेमाल हुए हैं। आप जरा सोचिए कितना बड़ा सिस्टम है जिसको इलेक्शन कमीशन संभाल रहा है, और एक निष्पक्ष निर्भीक तरीके से हम वोट डाल सके उसकी वो पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन जो 3 रंगों से भरा, हमारे तिरंगे के 3 रंगों से भरा इलेक्शन कमीशन है, उसका स्वर्णिम काल किस तरीके से रहा, हम व्यक्तिगत तौर पर इसे स्वर्णिम काल कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं कि आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। जरा देखिए, देश जितना बड़ा है, उस बड़े देश के अंदर इलेक्शन कमीशन ने आजादी के बाद से अब तक लोकसभा के 17 इलेक्शन सफलतापूर्वक संपन्न कराए हैं, निर्विवादित होते हुए संपन्न कराए हैं, जबकि 400 से ज्यादा विधानसभा चुनाव को निर्विवादित होते हुए इलेक्शन कमीशन ने संपन्न कराया, पूर्ण कराया है। हमें हमारी पसंद की सरकारें चुनने में सहायता की है, और हमने निर्भीक होकर, निडर होकर, निष्पक्ष होकर अपनी सरकारों को चुना है। और ये जो पूरा सिस्टम हमें दिया, वो हमें इलेक्शन कमीशन ने ही दिया। 16 राष्ट्रपति चुनाव इलेक्शन कमीशन ने सफलतापूर्वक संपन्न कराए, जबकि उपराष्ट्रपति के भी 16 चुनाव इलेक्शन कमीशन ने सफलतापूर्वक संपन्न कराए हैं। और ये जो भारत का नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं, यही नक्शा दरअसल इलेक्शन कमीशन की पहचान भी है, क्योंकि इस भारत के नक्शे में जितनी भी सरकारें अलग अलग राज्यों के अंदर चुनी गई हैं, वो इलेक्शन कमीशन की पूरी व्यवस्था के जरिए ही चुनी गई हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि यकीनन वोटिंग परसेंटेज को बताने में वेटिंग जरूर हुई, लेकिन इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वो संस्था है जो जनता को बराबरी का हक देती है। आप जब इलेक्शन कमीशन की पूरी प्रक्रिया को देखेंगे तो कोई आपको वीआईपी नजर नहीं आएगा। किसी के मत के 2 नंबर नहीं होते हैं, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे गरीब हो, कोई हो, सभी का एक वोट है।
और सबको कतारों में लगकर वोट देना पड़ता है। इसलिए भरोसा जरूरी है। सियासत के चक्कर में इलेक्शन कमीशन से अपने भरोसे को मत खोइए, क्योंकि इसमें तिरंगे के 3 रंग भरे हुए हैं जो हिंदुस्तान की पहचान है और हम सबको अपने इलेक्शन कमीशन पर गर्व है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।